हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने जहां से क्लास को छोड़ा था आज वहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने चट्टान स्टार्ट किया था और ये भी बताया था कि आने वाले 2 से 3 क्लासेस में कम से कम 3 क्लास के अंतर्गत हम चट्टान ही पढ़ने वाले हैं, यानी चट्टान से अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक होगा उसी को हम पढ़ेंगे। तो चट्टान के अंतर्गत हमने जो चीज़ें पढ़ी, इग्नियस रॉक को देखा, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक्स रॉक्स, तो इनके अंतर्गत जब हम थोड़ा सा गहराई में गए तो उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, यानी कि इग्नियस रॉक के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखीय प्रक्रिया सामने आई। और ज्वालामुखीय प्रक्रिया के अंतर्गत हमने देखा कि कहीं ना कहीं लावा के द्वारा ही इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ है। तो इग्नियस रॉक को समझने के लिए या किसी भी चट्टान को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लावा को समझें। लावा के बारे में हमने कल देखा था, कुछ समझा कि लावा जो है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों प्रकार की अवस्थाओं से मिलकर बना हुआ है और साथ ही में लावा की अपनी एक एक विशिष्ट रासायनिक संरचना और संगठन भी होता है, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो इन आधारों पर हमने कल लावा के बारे में कुछ देखा। लावा के बारे में हमने ये भी समझा कि जैसे जैसे दबाव में कमी आती है, लावा की उत्पत्ति होने के लिए आवश्यक दशाएं उत्पन्न होने लगते हैं। यानी कि लावा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं में सबसे पहली दशा क्या होना है कि टेम्परेचर तो हो ही, साथ ही में प्रेशर में कमी आए। तो ये प्रीवियस क्लास की बातें रही हैं। आज जो हम लावा के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, चूँकि लावा में पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल 2 भाग है। दोनों भाग के बारे में हमने पढ़ा था कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर जो है क्रस्ट बना हुआ है और सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर मेंटल वाला भाग बना हुआ है। यानी दोनों भाग में हम देख रहे हैं कि सिलिका की मौजूदगी है। क्रस्ट में भी सिलिका है और मेंटल में भी सिलिका है। यानी कि स्थल मंडल वाला जो भी भाग है या मेंटल का ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत जो है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। मेंटल और क्रस्ट दोनों में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी चट्टानों का निर्माण हुआ है उनकी रासायनिक और संरचना इसी सिलिका की मात्रा से तय होंगी। सिलिका और एल्युमिनियम में भी सिलिका की मात्रा सर्वाधिक है, ठीक है। तो सिलिका तो इन दोनों में ऐसे भी ज़्यादा है और दूसरा जो है कि 2 लेयर में सिलिका की प्राप्ति हो रही है। तो जो भी रासायनिक संरचना और संगठन होगा किसी भी लावा की, किसी भी चट्टान की, वो सिलिका की मात्रा पर निर्भर करेगी, क्योंकि सिलिका की मात्रा क्रस्ट और मेंटल दोनों में है। और हम देख रहे हैं कि लावा जो निकल कर आता है, लावा का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं स्थल मंडल में ही होता है। मैक्सिमम स्थल मंडल से हम स्टेनोस्फीयर में जाएंगे, यानी लिथोस्फीयर से स्टेनोस्फीयर में जाएंगे। यानी 100 किलोमीटर की गहराई में ही पृथ्वी के सतह पर जो ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है सामान्यतः इन परतों से ही संबंधित होती है और इन परतों में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक है और सिलिका की मात्रा ही ये डिसाइड करेगी कि चट्टान का निर्माण कैसे होगा, चट्टान का आकार कैसे होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ब्रीफ में कि अगर सिलिका की मात्रा किन किन चीज़ों को निर्धारित करती है, उसके आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर हम लावा को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लावा को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलिका किन किन चीज़ों को निर्धारित करती है। सबसे पहले तो चट्टानों में जो है सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। चट्टानों में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, खासकर क्रस्ट और मेंटल में सिलिका ही सिलिका है। सिलिका की मात्रा ही ये तय करती है कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया जो होगी विस्फोटक होगी या शांत होगी। सिलिका की मात्रा ही तय करती है। सिलिका का मात्रा ही ये तय करता है कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया से निर्मित ज्वालामुखी आकृतियाँ कैसी होंगी, यानी ज्वालामुखीय प्रक्रिया से निर्मित आकृति कैसी होगी। ये तय कर रहा है कि अगर ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है, लावा सतह पर आ रहा है, तो क्या विस्फोट होगा, अगर विस्फोट नहीं होगा तो क्या शांत होगा।
ज्वालामुखी से संबंधित जितनी भी आकृतियाँ देखते हैं हम, वो मैक्सिमम जो है सिलिका की मात्रा पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। सिलिका की मात्रा कम होगी तो कुछ अलग आकृति का निर्माण होगा, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो कुछ अलग आकृति का निर्माण होगा। यानी सिलिका का मात्रा यह मेन फैक्टर है चट्टानी संरचना को समझने के लिए। चट्टानी संरचना को समझने के लिए सिलिका को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। लावा में इसकी उपस्थिति अगर है, लावा में अगर इसकी उपस्थिति ज़्यादा है या कम है, तो उससे आने वाले परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर लावा विस्फोटक होगा, वोल्केनिज्म जो इरप्शन होगा और विस्फोटक होगा, तो भूकंप की तीव्रता भी ज़्यादा होगी और सुनामी आने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। सब डिपेंड कर रहा है सिलिका की मात्रा पे। सिलिका की मात्रा ही तय कर रहा है कि चट्टान का जो है डेंसिटी क्या होगा। सिलिका ये तय करती है कि चट्टान का डेंसिटी क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा कि अंदर की परतें जो है भारी पदार्थों से बनी है और बाहरी परतें जो है हल्की पदार्थों से बनी है। इसमें भी सिलिका का ही देन है। सिलिका ही ये डिसाइड करती है कि कौन सा पदार्थ हल्का होगा और कौन सा पदार्थ भारी होगा, या लेयर कौन सा लेयर हल्की पदार्थों से बनेगा और कौन सा लेयर भारी पदार्थों से बनेगा। सामान्यतः सिलिका के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। तो लावा में सिलिका की मात्रा से क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं या क्या क्या उसके इफेक्ट हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देखने के लिए हम पहले देखते हैं कि सिलिका के साथ, अगर सिलिका की मात्रा के साथ घनत्व का क्या संबंध है। सीधा बात है। पहला संबंध डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, चट्टान का घनत्व जो है, चट्टान का घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी सीधा समानुपाती है किसके, सिलिका की मात्रा के, सिलिका की मात्रा के, सॉरी ये व्युत्क्रमणपाती है सिलिका के मात्रा के, सिलिका के मात्रा के। इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी इंक्रीज करता है, अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि सिलिका की मात्रा जो है कम होगी। सिलिका ऑक्साइड लिखते हैं, ये इसी रूप में पाया जाता है। सिलिका की मात्रा कम होगी। डेंसिटी के साथ इसका संबंध सीधा नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, समानुपाती संबंध नहीं है, इसके साथ सीधा संबंध नहीं है। यदि लावा में सिलिका की मात्रा बढ़ेगी, सिलिका की मात्रा यहाँ उल्टा अपोजिट, यहाँ लिखते हैं अगर सिलिका की मात्रा बढ़ेगी तो इसके हिसाब से डेंसिटी कम होगा। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो सिलिका की मात्रा कम होगी। दोनों एक ही चीज़ है, आगे पीछे करके इसको लिख दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर लावा में सिलिका की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो उससे निर्मित जो चट्टान होंगे उनका डेंसिटी कम होगा, उनका घनत्व कम होगा। कैसे, ये तो सीधा सिद्धांत है, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और वहीं से समझेंगे जिन चीज़ों को हम पढ़ पाए हैं। तो भूकंपीय तरंग की गति यहाँ लिखते हैं, भूकंपीय, हम डायरेक्ट सिद्धांत पे नहीं जाते हैं, जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे होता है, यह कैसे डिसाइड होता है। तो भूकंपीय तरंग की गति जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घनत्व, चट्टान का घनत्व से। यानी कि चट्टान का घनत्व जितना ज़्यादा होगा, डेंसिटी चट्टान का घनत्व जितना ज़्यादा होगा, भूकंपीय तरंग की गति उतना ही अधिक होगी। ऐसा लिख सकते हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी भी ज़्यादा है। सीधा सा इसका मतलब हुआ, अगर स्पीड ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसको हम ए मान लेते हैं,
इसको समीकरण ए मान लेते हैं। अब हम देखते हैं, एक चीज़ यहाँ से क्लियर थी, ये चीज़ हमारा पढ़ाया हुआ है, हमने इसको क्लियर किया हुआ है, इसमें कुछ बताना नहीं है। भूकंपीय तरंग की गति जो होती है चट्टान के घनत्व से के सीधा समानुपाती होती है। इसका संबंध जो होता है सीधा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक चीज़ देखें कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ रहे थे तो वहाँ दो चीज़ देखें, क्रस्ट जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, इनका घनत्व कम है, इसका डेंसिटी जो है कम है, क्या है, कम है। और वहीं दूसरा हम देख रहे थे कोर, जो निकेल और फेरस जैसी भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, उसका घनत्व या डेंसिटी जो है क्या है, ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। यानी क्रस्ट जो है सिलिका से मिलकर बना हुआ है, यानी सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ही डेंसिटी यहाँ पे कम है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ही डेंसिटी कम है, और यहाँ पे सिलिका की मात्रा ज़्यादा नहीं है तो डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इसको हम बी मान लेते हैं, इसके हिसाब से क्रस्ट सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। एक चीज़ हमने यहाँ पे भी देखा था, भूकंपीय तरंग की जब संदर्भ में हम समझ रहे हैं इसको, तो क्रस्ट में जो है भूकंप की गति तेज हो रही थी, क्यों, सॉरी, भूकंप की गति स्लो हो रही थी क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी कम है। यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं क्रस्ट के संदर्भ में कि स्पीड में कमी आ रही थी क्योंकि डेंसिटी कम है, और इसके संबंध में यहाँ पे स्पीड में इंक्रीज कर रहा था क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा था। अब यहाँ इस समीकरण को उठाते हैं हम और देखते हैं कि स्पीड कम है किसके वजह से, डेंसिटी कम है। अगर यहाँ पे डेंसिटी कम है तो सिलिका की मात्रा इसके हिसाब से, स्पीड कम है तो डेंसिटी भी कम है। अगर यहाँ पे डेंसिटी कम है तो सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, ये फाइनल हो गया। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, अगर डेंसिटी कम है तो सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। सीधा सा मतलब है इतने सारी बातों का कि यदि सिलिका की मात्रा लावा में ज़्यादा हो रहा है, उसकी अधिकता है, प्रचुरता ज़्यादा है, तो जो चट्टान होगा उसका घनत्व कम होगा। एक चीज़ है, क्लियर हो गया। सीधा समानुपाती का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध जो होता है, यानी कोई जो है व्युत्क्रमानुपाती है, किसी एक मैटर का दूसरे मैटर से अगर रिलेशन उसका व्युत्क्रमानुपाती का है, तो यहाँ चट्टान का संबंध जो है सिलिका से व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर सिलिका की मात्रा इंक्रीज करे तो डेंसिटी में कमी आएगी, और सिलिका की मात्रा अगर कम हो तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इस चीज़ को समझ पाए हम, यहाँ पे इस चीज़ को देखना था। अब हम सिलिका की मात्रा का दूसरे विशेषताओं के साथ, दूसरे चीज़ों के साथ देखते हैं। जैसे सिलिका की मात्रा ही तय करती है कि किसी चट्टान या का उसका अम्लीयता क्या होगी, उसका गाढ़ापन क्या होगा, इन सारी चीज़ों को सिलिका की मात्रा ही तय करती है। फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पे, एक नंबर अगर हम करके लिखें सिलिका की मात्रा, अब यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाएगा। सिलिका की मात्रा सीधा, सिलिका की मात्रा का सीधा संबंध है किससे, पदार्थ के, सॉरी, चट्टान के अम्लीयता से, चट्टान की अम्लीयता से, या कि ये भी कहे चट्टान का है या लावा का है, लावा की अम्लीयता से, ठीक है। दूसरा, सिलिका की मात्रा से या सिलिका की मात्रा का सीधा संबंध है किससे, लावा के गाढ़ेपन से, लावा के गाढ़ेपन से। इसको समझेंगे फिर से। तीसरा देख लेते हैं,
सिलिका की मात्रा का सीधा संबंध है किससे? तो पदार्थ के गलनांक से। पदार्थ कहे, चट्टान कहें या लावा कहें, पदार्थ के गलनांक से। और सिलिका की मात्रा का उल्टा संबंध है किससे? तो पदार्थ के घनत्व से। ये चार चीज़ें हैं। ये चार चीज़ें जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट समीकरण है लावा को समझने के लिए या लावा से निर्मित अन्य संरचनाओं को समझने के लिए भी। ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अभी हम इसको देखे थे, पदार्थ का घनत्व अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है सिलिका की मात्रा कम हो रहा है। अगर सिलिका की मात्रा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पदार्थ का घनत्व कम हो रहा है। पदार्थ का तो ये इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। सिलिका की मात्रा पदार्थ के घनत्व के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। सिलिका की मात्रा का लावा की अम्लीयता से सीधा संबंध है। उसकी एसिडिटी, एसिडिक है कि नहीं। लावा अगर अम्लीय है, लावा अगर अम्लीय है तो इसका सीधा मतलब है कि उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। यानी सिलिका अगर ज़्यादा होगी तो लावा की अम्लीयता भी ज़्यादा होगी। और यही चीज़ जो तय करेगी कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया विस्फोटक होगी या शांत होगी। यही चीज़ तय करेगी कि ज्वालामुखीय आकृति क्या होगी, ज्वालामुखीय आकृति क्या होगी। उसका अम्लीयता का होना ही। लावा की अम्लीयता तय करती है, सिलिका की मात्रा तय करती है कि उसकी अम्लीयता क्या होगी, और सिलिका की मात्रा ही तय करती है कि लावा का गाढ़ापन क्या होगा। यानी कि अगर अम्लीयता ज़्यादा है तो गाढ़ापन भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझने वाली है। हम उसको यहाँ पे एग्जाम्पल से बार बार उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी अगर सिलिका की मात्रा का संबंध लावा की अम्लीयता से सीधा है और सिलिका की मात्रा का पदार्थ के गलनांक के साथ सीधा संबंध है, इसका मतलब ये भी हुआ कि पदार्थ के गलनांक का लावा की अम्लीयता से सीधा संबंध है, पदार्थ के गलनांक का लावा के गाढ़ेपन से सीधा संबंध है, पदार्थ के गलनांक का या पदार्थ के गलनांक का सिलिका की मात्रा से सीधा संबंध है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैक्सिमम इसको छोड़ दें, ये एक व्युत्क्रमानुपाती है। बाकी सारा संबंध जो है समानुपाती है। आपको थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए इस पे। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि और बेहतर तरीके से इसको एलेबोरेट कर पाऊँ। अभी तक कितना काफ़ी था। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। डेंसिटी को रहने देते हैं। सिलिका की मात्रा अगर बढ़ेगा, सिलिका की मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा? लावा की अम्लीयता बढ़ेगी। इतना तो क्लियर है, एक से क्लियर हो गया। ठीक है, अम्लीयता अगर बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स जो इसका क्षारीयता जो होगी, इसका क्षारीयता जो होगी वो कम होगी। एक ही कंडीशन हो सकता है किसी भी पदार्थ के क्षारीय और अम्लीय होने के, एसिडिक और बेस होने के, एक ही कंडीशन होता है। अगर अम्लीय, कोई पदार्थ अम्लीय हो रहा है तो दूसरा पदार्थ जो होगा क्षारीय होगा, उसका क्षारीयता कम होगी। अगर वैसी पदार्थ में उसकी क्षारीयता बढ़ रही है तो अम्लीयता कम होगी। ये क्लियर बात है। सिलिका की मात्रा बढ़ी, अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा तो क्षारीयता कम होगा। अगर अम्लीयता यहाँ पे बढ़ रहा है तो सिलिका की मात्रा की वजह से, तो लावा का गाढ़ापन भी बढ़ेगा। अम्लीयता अगर बढ़ेगी तो लावा का गाढ़ापन भी बढ़ेगा, और लावा का गाढ़ापन बढ़ेगा तो लावा का पदार्थ का गलनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पदार्थ का अगर गाढ़ापन हो रहा है
तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेंसिटी में कमी आएगी, पदार्थ के डेंसिटी में कमी आएगी। पदार्थ का गलनांक यदि बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि डेंसिटी में कमी आएगी। अगर अम्लीयता बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि डेंसिटी में कमी आएगी। अब इसमें से हमको कोई भी एक चीज़ उठाकर कोई दे दे, अगर पूछ दे कि अगर किसी चट्टान की क्षारीयता कम है तो और कौन कौन सी विशेषताएं उसमें देखने को मिल सकती है। क्षारीयता कम है तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाएगा कि अम्लीयता ज़्यादा है, अम्लीयता उसका ज़्यादा है। अगर अम्लीयता ज़्यादा है इसका सीधा मतलब है कि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, और सिलिका की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगा उसका सीधा संबंध होगा पदार्थ के गाढ़ापन से, पदार्थ के गलनांक से। सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, पदार्थ का गलनांक ज़्यादा होगा। सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, लावा का गाढ़ापन ज़्यादा होगा। सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, लावा की अम्लीयता ज़्यादा होगी। अब इसमें से हमसे कोई कुछ भी पूछे, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम फिर देखते हैं एक बार। अगर कोई कहे, अम्लीयता हटा देते हैं, अगर कोई कहे कि पदार्थ का गलनांक जो है कम है, पदार्थ का गलनांक कम है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर पदार्थ का गलनांक कम है सीधा सा मतलब हुआ कि सिलिका की मात्रा भी कम है। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो लावा का जो गाढ़ापन होगा वो भी कम होगा। बात क्लियर हो रही है? मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं से भी उठाकर कोई चीज़ दे दे, आप चारों समीकरण को एक नज़रिए से देख सकें, उसको एलोबरेट कर दे, कोई भी एक आपको मिल जाए, आप ये तय कर पाएँ कि नेक्स्ट उसका चार जो इक्वेशन होगा क्या होगा, या संबंध उसका क्या होगा। पदार्थ का गलनांक जो है कम है, जल्दी मेल्ट कर जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें सिलिका की मात्रा कम है। अगर सिलिका की मात्रा कम है तो ये भी क्लियर है उसका गाढ़ापन कम है। गाढ़ापन कम है इसका सीधा मतलब है कि उसकी अम्लीयता भी कम है। अम्लीयता अगर कम है तो सीधा मतलब है कि पदार्थ का घनत्व जो है डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी, डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। ये रिलेशन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं। आप सपोज दैट मान लेते हैं कि डेंसिटी को ही आधार मान लेते हैं। अब डेंसिटी को आधार मान के देखते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि डेंसिटी किसी पदार्थ का कम है, अगर लावा का डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, अगर किसी पदार्थ का डेंसिटी कम है तो सीधा सा मतलब हुआ कि उसकी अम्लीयता ज़्यादा है। अम्लीयता ज़्यादा होगी तो क्षारीयता कम होगी, क्षारीयता कम होगी, अम्लीयता ज़्यादा होगी, क्षारीयता कम होगी, गाढ़ापन उसका ज़्यादा होगा, गलनांक ज़्यादा होगा, गलनांक ज़्यादा होगा, और गलनांक ज़्यादा होगा तो और क्या है? गाढ़ेपन, क्षारीयता, गलनांक। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनमें चाहे इन सब के बीच में क्या संबंध है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि सिलिका की लावा में मात्रा कितनी है ये तय करता है कि चट्टान कैसा होगा, और वही चट्टान तय करेगा कि प्लेटें कैसी होंगी। प्लेट हम देख रहे थे कि प्लेट का निर्माण जो है हल्के पदार्थों से हुआ है, लेकिन इसका रीजन हमको नहीं मालूम है कि हल्के पदार्थ से क्यों हुआ है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। अभी आने वाले 10 से 15 मिनट के क्लास में ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि हम बार बार बोल रहे हैं क्रस्ट जो है हल्की पदार्थों से बना हुआ है। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं कि ये समझ पाएँ कि क्रस्ट जो है हल्की पदार्थों से क्यों बना हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि सिलिका का संबंध लावा में अन्य विशेषताओं के साथ क्या है, इस चीज़ को समझना। तो हम देख रहे हैं कि अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसकी अम्लीयता बढ़ रही है, और किसी भी पदार्थ की अगर अम्लीयता बढ़ रही है या लावा की अम्लीयता बढ़ रही है,
हम चट्टान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर लावा की अम्लीयता बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब है कि उसका गाढ़ापन बढ़ रहा है, गाढ़ा हो रहा है, पतला नहीं है। अगर ज्वालामुखी पतला होगा या गाढ़ा होगा, अगर गाढ़ा हो रहा है तो विस्फोटक ज्वालामुखी होगी, अगर उसका गाढ़ापन कम हो रहा है तो शांत प्रकार की ज्वालामुखी होगी, यानी उसमें कोई विस्फोट नहीं होगा। अगर विस्फोटक होगी तो भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उससे सुनामी से संबंधित आवश्यक दशाएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। अगर शांत प्रकार की ज्वालामुखी हो रही है तो शांत प्रकार की ज्वालामुखी में भूकंप आने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो सिलिका की मात्रा का इन सारे चीज़ों से संबंध बहुत ज़्यादा है, बिना उसको समझे जियोमॉर्फोलॉजी को समझना मुश्किल है। हम जहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किए थे, हम उसके अब सबसे निचले स्तर पे पहुँचे हैं। हमने स्टार्ट किया था जियोमॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, प्लेट अर्थ मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के बाद हमने देखा कि रॉक्स के बारे में देखा, इग्नियस रॉक, इग्नियस को देखा ज्वालामुखीय प्रक्रिया, ज्वालामुखीय प्रक्रिया के अंदर हमने लावा के अंदर अब हम पहुँचे हैं सिलिका की मात्रा, यानी कि सिलिका की मात्रा जो है अब हम सबसे निचले स्तर तक पहुँच चुके हैं कि ऊपरी चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सिलिका की मात्रा और सिलिका की इम्पोर्टेंस किसी भी चट्टान के लिए बहुत ज़्यादा है। अब जो है हम सिलिका का अन्य चीज़ों के साथ संबंध को समझ पाए हैं, तब यहाँ ज़रूरी है कि अब हम इग्नियस रॉक को पढ़ें, इग्नियस रॉक को समझें वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा सीधी बात है कि इग्नियस रॉक जो है 2 प्रकार के होते हैं। इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान, एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और दूसरा जो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। नाम से ही पता चलता है कि ये कैसे रॉक्स हैं। एक्सट्रूसिव बाह्य, इंट्रूसिव आंतरिक, इसको हम बोल सकते हैं कि अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, पहली प्रकार। दूसरी प्रकार जो है बाह्य आग्नेय चट्टान। कैसे ये डिसाइड होता है कौन बाह्य है कौन आंतरिक है, तो इससे संबंधित कंसेप्ट को हमने पीछे पढ़ा है। देखते हैं, हम देख रहे थे कि गर्म गलित पदार्थ 2 प्रकार का है, एक लावा है एक मैग्मा है। रासायनिक संरचना और संगठन पर इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब वो गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक परतों में है तो मैग्मा कहलाता है, और वही जब गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ जाता है तो लावा कहलाता है। सेम वही चीज़ है। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर की परतों में जम जाता है, ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। और जब वही गर्म गलित पदार्थ बाहर आ जाता है, लावा बनता है, और बाहर आकर सतह पर जमता है और चट्टान का निर्माण करता है, तो इससे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का निर्माण होता है, बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये पहला जो प्रकार है, अगर हम इसको ए मानते हैं, और दूसरा जो प्रकार है अगर इसको हम बी मानते हैं, तो ये कितने प्रकार का होता है। पहला जो है क्या कहलाएगा, ग्रेनाइट। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है उसमें पहला जो है ग्रेनाइट है, दूसरा जो है डायोराइट है, तीसरा गैब्रो कहलाएगा, और चौथा पेरिडोटाइट कहलाएगा। अब इसमें एक्सट्रूसिव में देखते हैं, हम समझेंगे इसको, पहले नाम लिख लेते हैं। पहला जो है रायोलाइट कहलाएगा, दूसरा जो है एंडेसाइट कहलाएगा, और तीसरा जो है बेसाल्ट कहलाएगा। इसमें चौथा नहीं होता है। क्लियर है। 3 प्रकार का, 4 प्रकार का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है और 3 प्रकार का एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इन दोनों में जो मैंने ये चीज़ लिखा है, एक क्रम में लिखा है, इस क्रम का एक मतलब है।
हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इनमें जब ग्रेनाइट से पेरिडोटाइट की तरफ आते हैं तो इसमें जो है सिलिका की मात्रा कम होते जाती है। जैसे या यूँ कहें कि हम नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, दोनों में यही सिचुएशन होगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, सिलिका की मात्रा में वृद्धि होती है। दोनों सिचुएशन में सिलिका की मात्रा में वृद्धि होती है। इन दोनों का रासायनिक संरचना और संगठन समान है, बस फर्क इतना है इन दोनों में कि एक जो है पृथ्वी के अंदर की परतों में जमा हुआ है और दूसरा जो है बाहरी परतों पे आके जमा है, यानी सतह पर आके जमा हुआ है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, पेरिडोटाइट से ग्रेनाइट की तरफ जाते हैं, तो सिलिका की मात्रा में वृद्धि होगी। और जब हम इसके अंतर्गत भी जाते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम बेसाल्ट से रायोलाइट की तरफ जाते हैं तो भी सिलिका की मात्रा में वृद्धि होगी। ये सिलिका की मात्रा में वृद्धि कैसे हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर, ये जो है मेन कंसेप्ट है, मेन समझ है, जो हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। हम कहते हैं कि पृथ्वी का क्रस्ट जो है हल्के पदार्थों से बना हुआ है, पृथ्वी के अंदर की परतों में जाए तो भारी पदार्थों से बना हुआ है। ये कैसे? तो हम यहाँ से इसको समझते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये अगर मान लेते हैं पृथ्वी का भाग है, ये क्रस्ट है, और क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम Cl से बना होता है। और यहाँ पे मेंटल में क्या होता है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। समझना है यहाँ पे, चूँकि क्रस्ट में जो है सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और मेंटल में जो है सिलिका की मात्रा कम है, और पूरे चट्टान में सिलिका या तो मेंटल हो या क्रस्ट हो, इन दोनों में, सीमे में या Cl में, दोनों में सिलिका की मात्रा ही ज़्यादा है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की तुलना में। यानी मुख्यतः जो है सिलिका चट्टान जो है सिलिका से बना हुआ है। अगर कोई सपोज दैट मान लेते हैं, अगर पेरिडोटाइट अगर यहाँ से नीचे से चले ऊपर की तरफ जाए तो अपने साथ सिलिका की और मात्रा को लेकर जाएगा, क्योंकि सिलिका की मात्रा ऊपर ज़्यादा है। इस चीज़ को समझना है, सिलिका की मात्रा नीचे कम है। हम बोल रहे थे कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करता है और सिलिका की मात्रा कम होती है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ है। सपोज दैट मान लेते हैं हम यहाँ पे, इसको क्लियर कर देते हैं। अगर पेरिडोटाइट है, नीचे है, जब ये ऊपर की तरफ आएगा, पेरिडोटाइट ऐसे लिख देते हैं, पेरिडोटाइट जब पृथ्वी की सतह की तरफ आएगा तो अपने ऊपर वाली सतह में जो सिलिका की मात्रा है उसको साथ में लेते हुए आएगा। तो यहाँ जो क्या निर्माण होगा, गैब्रो और बसाल्ट से संबंधित संरचना का निर्माण होगा। गैब्रो 3 नंबर पे था, यहाँ पे एक्सट्रूसिव में 3 नंबर पे बसाल्ट था। तो पेरिडोटाइट जाएगा ऊपर की तरफ तो गैब्रो और बसाल्ट से निर्मित संरचना का निर्माण करेगा। वहीं दूसरे लेवल पे अगर हम देखते हैं, अगर गैब्रो या बसाल्ट जो है नीचे की संरचना में है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी तो अपने साथ सिलिका की मात्रा को लेकर जाएगा ऊपर, क्योंकि इन लेयरों में, क्रस्ट में और मेंटल में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने साथ में सिलिका की मात्रा को और ऊपर लेते हुए जाएगा। तो यहाँ जो निर्माण होगा ग्रेनाइट या रायोलाइट, दोनों चीज़ होगा, या तो एक्सट्रूसिव बनेगा या डायोराइट या एंडेसाइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे ही कम सिलिका की मात्रा वाला लावा ऊपर की तरफ जाता है, सतह की तरफ आता है, तो सतह की तरफ मेंटल और कोर में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है,
वो अपने साथ उस सिलिका की मात्रा को लेते हुए जब ऊपर आता है तो सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है। पेरिडोटाइट आएगा तो गैब्रो और बसाल्ट का निर्माण करेगा। गैब्रो बसाल्ट अगर नीचे से चट्टान चल रहा है ऊपर की तरफ तो या तो ग्रेनाइट, रायोलाइट या डायोराइट और एंडेसाइट का निर्माण करेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ आते आते सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ आते आते इन दोनों सिचुएशन में क्या है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सतह पर आने पर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है और इसी सिलिका की मात्रा का ज़्यादा होने के कारण घनत्व में कमी आती है। और घनत्व जो है, घनत्व में कमी आने के कारण क्या है कि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और हमारा पूरा क्रस्ट जो है सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। तो सिलिका क्रस्ट में जो है सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ही, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम आ रहे हैं गैब्रो बसाल्ट से लेकर तो सिलिका ऊपर की तरफ आ रहा है, सतह की तरफ आ रहा है और सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है। और सिलिका की मात्रा का घनत्व के साथ व्युत्क्रमणित संबंध है। तो सतह पे जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, यही कारण है कि उसका डेंसिटी कम है और डेंसिटी कम होने का सीधा मतलब है कि हल्के पदार्थों से बना हुआ है। तो ये चीज़ हमको मेनली आज समझाना था कि इंट्रूसिव रॉक क्या है, इग्नियस यानी कि इग्नियस रॉक को आज समझना था। कल एक चार्ट बनाएंगे हम और सिलिका की मात्रा के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक को देखेंगे। चीज़ यही है, बस एक चार्ट तैयार करेंगे हम जिससे चीज़ को समझना और आसान हो जाता है। उसमें हम मैग्मा के प्रकार या मैग्मा की प्रतिशत, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक, इसको बांट कर हम एक चार्ट के रूप में पढ़ेंगे। इससे एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए, आज के क्लास के लिए इतना ही।